दोस्तों प्रणाम। स्वागत है आप सभी का डीप कास्ट में। और आज हमारे गेस्ट है अनुज सक्सेना। ये एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है एंड आज हम काफ़ी ये कह सकते हैं ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सर, हम पहले बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया का जो केस है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मतलब आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग जो बात कर रहे हैं यूट्यूबर्स, आपसे अच्छी बात शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपने पूरा सब कुछ पढ़ा है। तो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने सच में कोई क्राइम किया है ये चीज़ बोल करके। देखिए, दी मैटर इज सब जुडाइज, तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन बात कर लेते हैं कि क्राइम होता क्या है। कि जब कोई व्यक्ति ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है या कोई स्टेटमेंट देता है या कोई जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुछ कहता है, तो उसके अन्य कानून हैं जिसके अंतर्गत इसे अपराध माना गया है। जैसे अगर आप भारतीय न्याय संहिता, जो अभी रिसेंट जो नए कानून आए हैं, उसके अंतर्गत सेक्शन 296 294 ऑब्सीनिटी और सिनेमेटोग्राफी एक्ट और डिपिक्शन ऑफ वुमेन एक और कानून है जिसके अंतर्गत इसे अपराध माना गया है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो आप यूज़ करते हो जिससे एक ऑब्सीन जो है आप स्टेटमेंट देते हो या कोई ऑब्सीन बात अगर आप कहते हो, तो उसके अंतर्गत इसे अपराध माना जाता है। अपराध के अंतर्गत इसमें अन्य जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट, उसके अंतर्गत भी इसे अपराध माना गया है। और इसमें अलग अलग कानूनों में जो है, अगर आप रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ जितनी भी पैन इंडिया एफआईआर हुई हैं उसको आप देखोगे तो अलग अलग कानूनों के अंतर्गत वहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई है। जैसे आईटी एक्ट हो गया, बीएनएस हो गया, सिनेमेटोग्राफी एक्ट हो गया, डिपिक्शन ऑफ वुमेन। इस तरीके से इसमें जो सज़ा है वो लगभग 7 साल तक हो सकती है। तो मतलब वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल अगर वो कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड मैं एक बता सकता हूँ। और जो अगर उनका कंटेंट का बात करें जो बोला गया है, तो हाँ, प्रामा फेसाई एक व्यू ये लगता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह की चीज़ बोली गई वो डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है। क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बोल रहे हो जहाँ पे आप अपने माता और पिता की इंटीमेसी के बारे में चर्चा कर रहे हो और उसमें आगे और बढ़ के वो बोलते हैं कि वुड यू जॉइन दैट। तो ये मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक क्वाइट बिलो द बेल्ट और नहीं बोलना चाहिए था। और हाँ, डेफिनेटली अगर प्राइमा फेसाई देखा जाए तो बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। ओके अच्छा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जिस शो में वो गए थे, उस शो में उससे पहले भी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें इग्नोर क्यों हो गई? देखिए, जैसे बोला जाता है कि घड़ा बढ़ते बढ़ते समय लगता है, तो कई बार हम जो है एक डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोस दें और उसे फिर एंड में क्रिएटिविटी का नाम दे दें, तो वो कब तक चलेगा। इनिशियली लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोग व्यूज़ आ रहे थे। आप कोई भी चीज़ दे दीजिए, आप कुछ भी वल्गर चीज़ परोस दीजिए, व्यूज़ आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब उसकी एक लिमिट पहुंच गई कि नाउ इनफ इज़ इनफ, तो लोगों ने फिर उस पर प्रतिकार करना, रिएक्ट करना शुरू किया। ऑल्दो पहले भी बहुत लोग बोल रहे थे ये ठीक नहीं है, लेकिन अब घड़ा भर चुका था, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हम चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया कंटेंट है इसे रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बनाया जाए। तो आप देखोगे जैसे सेंसर बोर्ड होता है, जब भी कोई बॉलीवुड मूवी को एक सर्टिफाई करना होता है कि ये जो है थिएटर्स में उतारी जा सकती है, नहीं जा सकती, तो सेंसर बोर्ड वहाँ पे एक जो है क्वासी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अब एक बॉडी कहोगे कि जहाँ पे वो सर्टिफाई करता है। लेकिन सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रणवीर अलाहाबादिया का ये केस जो है, इसके माध्यम से हो सकता है एक ऑबिटर डिक्टा था, एक कोर्ट ऑब्जर्वेशन था, जहाँ पे बोला गया कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कुछ करे, अगर नहीं करेगी तो वी विल गिव डायरेक्शंस। अभी देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ केस में, तो ये भी होना चाहिए। ओके अच्छा, इसके अलावा भी तो ऑलरेडी मूवीज़ में आप देखोगे, वेब सीरीज़ में इतनी न्यूडिटी शो करते हैं, इतनी गाली गलौज होती है, कुछ तो भी बोलते हैं, तो फिर वो चीज़ें नज़र में नहीं आई लोगों को अभी तक? देखिए, अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो दीज ऑल, वेदर यू आर डिपिक्टिंग लाइक विमेंस ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स या जो आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, एक हद तक ये जो है ऑब्सिनिटी की कैटेगरी में आता है और कई अगर आप बहुत केसेस में देखोगे तो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है,
इतना ज़्यादा उस पर कंटेंट आ चुका है कि इसे रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। जैसे सेंसर बोर्ड का मैंने जिक्र किया, अब ये हो तो रहा है, वहाँ पे क्राइम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसे कोई रेगुलेट करे इन सारी चीज़ों को, ऐसी कोई बॉडी है नहीं। तो जब तक वो बॉडी आएगी नहीं तब तक ये कैसे आप डिसिफर कर पाओगे कि ये क्राइम है ये नहीं है? कौन करेगा? कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं। जब कोई अति हो जाती है किसी चीज़ की तब मल्टीपल एफआईआर्स फाइल होती हैं, तब लोग जागते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन अब आप देखोगे कि धीरे धीरे मुझे लगता है इस पर डेवलपमेंट होगा, और ये जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आप नीचे गिरने को तो आप कितना भी गिर सकते हो, लेकिन आपको एक लेवल, आपको एक बॉर्डर लाइन बनाना पड़ेगा कि ये ऑब्सीन है, ये नहीं है। व्यूज़ के लिए आप इतना नहीं गिर पाओगे कि हम कुछ भी परोस देंगे और व्यूज़ आ जाएंगे। अब आपको आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, बस यही कह सकता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सोशल मीडिया को भी इंडिया में कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, इस पर कोई भी कुछ भी कर सकता है और कोई रेगुलेट करने वाला कानून अभी तक नहीं आया है। अगर कोई कानून आता भी है तो देखा जाए तो गूगल बाहर का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब USA का प्लेटफॉर्म है, तो क्या USA के प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया का कोई कानून लागू हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, गूगल आपको लगता है चाइना में काम करता है, यूट्यूब चाइना में नहीं काम करता, नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो लॉज हैं उनको ये कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ की जो भी सरकार है इन्हें परमिशन नहीं देती कि उनके देश में ये ऑपरेट कर पाएँ। अगर आप देखिए, यूट्यूब के खिलाफ, ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल केसेस होते हैं, जहाँ पे किसी का भी अकाउंट आर्बिट्रेरली जो है सेट असाइड कर देते हैं, उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अब ये भी एक इशू निकल के आ रहा है क्या कि इनके खिलाफ भी कोर्ट डायरेक्शंस पास कर सकता है, तो उस पर भी एक चर्चा चल रही है। लेकिन अगर सरकार चाहे, बिल्कुल ये सरकार के हक में है और सरकार के पास पावर है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया जाइंट्स, अगर आप गूगल लोगे, यूट्यूब लोगे, इंस्टाग्राम लोगे, अगर वो भारत के कानून को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल भारत सरकार पे अधिकार है कि उन्हें उठा के बाहर करे। नहीं, यूट्यूब को ही बाहर फेंकते हैं आप, तो ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर यूट्यूब है तो क्या उस पर कानून? बिल्कुल, यूट्यूब इंडिया के हेड है, उन पर कार्रवाई होगी। और मान लीजिए यूट्यूब के जो पूरे सर्वा हैं, जो पूरे यूट्यूब को कंट्रोल करते हैं, उन्हें समन किया जाएगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ भी जो है संज्ञान लिया जा सकता है। बस वो एक जो है चैलेंज आएगा कि उन्हें विदेश से भारत में कैसे बुलाएं कोर्ट के अंदर। लेकिन उसके लिए जो है अनेक ट्रीटीज़ होती हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, जिससे आप बाहर से किसी जो मुलजिम है उसे आप बुलाया जा सकता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ओके। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जो न्यायालय अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाँ। तो इसी तरह से वर्ल्ड की शायद कोई एक है जहाँ पर सारी दुनिया के ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट नीदरलैंड्स में है। अच्छा। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे एक बड़े फेमस वकील हैं हरीश साल्वे जी, उन्होंने भी जो है इंडिया का, जब एक व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान में फांसी दिया जा रहा था, तो उनकी फांसी पे स्टे उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लिया था। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर्स हैं, जो उसकी ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं, केवल उन्हीं को ही वो डायरेक्ट करती है। और वो अगर देश अगर उसके सिग्नेटरी हैं ICJ के, तो उनको जो भी निर्णय आते हैं ICJ की तरफ से उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, US इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ ICJ, तो बहुत ऐसे देश हैं जो पालन नहीं करते हैं। जैसे अभी ICJ ने जो है, अगर आप देखेंगे तो इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर जो इज़राइल के हैं, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकाला, लेकिन कई देशों ने माना, कई ने नहीं माना। ऐसे ही व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ भी कई कार्रवाई की गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, और तब भी कई देशों ने माना, कई ने नहीं माना। तो इतना बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है उसका। जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं तो अगर कोई निर्णय आता है तो देशों पे एक प्रेशर तो आता है कि अगर नहीं मानेंगे तो बाकी जो सिग्नेटरी हैं वो बहिष्कार कर देंगे, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है कि हाँ मानना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट का पावर है। अगर आप उसके कोई भी निर्णय की अवमानना करते हो इंटेंशनल, तो आपको उठा के जेल में डाला जा सकता है। लेकिन ICJ पे ऐसी पावर है नहीं है। उस पर केवल यही होगा कि आप पे टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावर उनके पास अभी भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। और वो भी वॉलंटरी, जो सिग्नेटरी हैं उस इशू की, वो ही बाइंडिंग, अदरवाइज कोई बाउंड है नहीं। ओके।
अच्छा, हमने रणवीर की बात की, हम फिर से उस पर आते हैं। अभी कोर्ट ने शायद कल कुछ फैसला सुनाया है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिए सिंपल देखिए, लैंग्वेज में। कोर्ट ने फैसला जो ऑन रिकॉर्ड आया, उसमें तो सिंपल रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ पैन इंडिया में जितनी भी एफआईआर हुई है। अच्छा, कितनी एफआईआर है, कोई नंबर है? बहुत मल्टीपल एफआईआर्स हैं, और उसमें एक असम में है और भी अलग अलग जगह हैं, मल्टीपल हैं। और उसमें जो है अलग अलग कानून के अंतर्गत और ऑब्स्सिनिटी एक्ट के अंतर्गत, आईटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च हुई। तो रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने ये प्रे किया कि इन सारी एफआईआर को क्लब किया जाए, और इन द मीन वाइल क्या है, इन्हें अरेस्ट से जो है प्रोटेक्ट किया जाए, कि अरेस्ट ना हो, इंटरिम प्रोटेक्शन मिले। ऑल द सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ये भी बोला कि मतलब ये जिस तरह का व्यवहार आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, दैट शोज़ योर परवर्टेड माइंडसेट, और बहुत फटकार भी लगाई। लेकिन अंतोगत्वा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दी, और जितना भी अरेस्ट है क्वा एवरी एफआईआर उसे स्टे कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि आप कोई और शो नहीं करोगे जब तक ये मामला लंबित है। मतलब ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है? हाँ, अभी पूरी क्लास, अभी तो इंटरिम प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये तो बस अग्रिम है। और जब ये दोबारा जितनी भी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी है, या जहाँ पे भी एफआईआर लॉन्च हुई हैं, वो जब अपना जवाब दायर करेंगी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद इस पे फाइनल निर्णय लिया जाएगा कि एफआईआर को क्लब करना है, इन्हें जो अभी प्रोटेक्शन दी गई है फ्रॉम अरेस्ट उसे जारी रखना है या उसे हटाना है। अभी बहुत कुछ आना इस पे बाकी है। ओके। क्या लगता है आपको, कितना टाइम, मतलब देखते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के जो हैं ये बहुत लंबे चलते हैं कई बार। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप बात करोगे, सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा नहीं चलता है। कुछ केसेस हैं, देखिए एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कुछ केसेस हैं जो जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, कई वहाँ पे समय लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे 6-7 महीने में जो भी ऐसे मुकदमे होते हैं उनका निपटारा हो जाता है। इस केस में क्या लगता है आपको, ये कितना लंबा चल सकता है? देखिए, जो यहाँ लिमिटेड पर्पस के लिए रणवीर इलाहाबादिया आए हैं, वो यही है कि उनकी एफआईआर को क्लब किया जाए, एक स्टेट में या कहीं भी उनकी सारी एफआईआर चले। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला है कि अब इस इशू पे कोई नई एफआईआर नहीं होगी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हाँ, कोई एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जितनी हो गई उतनी हो गई। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट टू द मैक्स इस इशू में यही कर सकती है कि जो एक्यूज्ड है उसे अरेस्ट से जो है बचा ले, इंटरिम प्रोटेक्शन दे दे, और दूसरा उसकी एफआईआर सारी एक जगह क्लब कर दे। उसके बाद ट्रायल जो है, जो निचली अदालतों में चलेगा, ट्रायल कोर्ट में चलेगा, उसे तो रणवीर इलाहाबादिया को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें तो ये देखा जाएगा कि वो दोषी है नहीं है। अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे तो बाइज्जत बरी होंगे, अगर दोषी पाए गए तो सजा होगी। ओके। इसको इस वे में नहीं लिया जा सकता कि कॉमेडी है, थोड़ी डार्क कॉमेडी है और इंटेंशन वैसा नहीं था, तो शो ही इस टाइप का था, तो इस तरह की बातें हो गई? देखिए, उस वे में नहीं लिया जा सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन कितना नीचे आप गिर सकते हो इसका आकलन कौन करेगा? हाँ, और लोग कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं लिमिट आनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो आप बॉर्डर लाइन खींचोगे ना, कि इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है कि आप अपने माता और पिता की इंटीमेसी के बारे में आप बात कर रहे हो, और फिर बात कर रहे हो कि विल यू जॉइन हिम और हर। इससे नीचे क्या गिरा जा सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, इससे नीचे कुछ जाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तब ही लोगों का गुस्सा फूटा। ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ ऐसा था कि नहीं, एक मौका ढूंढ रहे थे इन्हें पुल डाउन करने का। बात ही ऐसी थी कि उस पर आक्रोश आना स्वाभाविक है। आक्रोश आएगी, किसी भी व्यक्ति को आएगा। अगर कोई समाज को थोड़ा भी समझता है, कोई सोशल वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को थोड़ा भी समझता है, उसे भी इस पे आक्रोश आएगा। तो इसे आप बोलोगे कि डार्क कॉमेडी के नाम पे हम आपको अश्लीलता परोस देंगे, तो मुझे लगता है इसकी बॉर्डर लाइन तो बनानी पड़ेगी। और नाउ इट्स हाई टाइम। आप देखो, सोशल मीडिया का बहुत जो है वर्चस्व हो चुका है, तो अब कुछ ना कुछ रेगुलेट तो होना चाहिए। ओके। पर क्राइम तो नहीं है ना, मतलब कहा जाता है ना कि इन्होंने सिर्फ कहा है एक तरह से। कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने किए हैं, जो रेप कांड करके बैठे होते हैं, वो कई बार खुले में घूम रहे होते हैं, उनकी चलता है, उनका केस ख़त्म नहीं होता कई सालों तक, तो उन पर इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता? नहीं तो अगर बाकी के, अगर मान लीजिए आपकी बातों को हम अगर फेस वैल्यू पे माने, तो अगर जो लोग खुले घूम रहे हैं रेप केसेस में, क्या वो ये लाइसेंस देते हैं और लोगों की वो ऑब्सीन बात करें? ऐसा तो नहीं है ना। दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट। तो ऐसा भी सिचुएशन है कि कई बार झूठे केसेस में ही लोग फंस जाते हैं। अभी रिसेंट एक केस हुआ था जहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में आपस में रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आई, और गर्लफ्रेंड आज के चल रहे हैं बहुत रेप ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और जो नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें तो इसे और मजबूत बना दिया गया है कि हल्का सा आपके बीच में संबंध खराब हुए
और उसके बाद तुरंत लड़की ने जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके खिलाफ रेप की FIR करा दी। कई ऐसे भी केसेस होते हैं, कई हमें पता चला रेप के एक्यूज बाहर खुले घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या वो रेप का जो केस है वो फर्जी है या वास्तविकता में हुआ था। एक डाटा ये भी कहता है ना 75% केसेस फेक होते हैं हाँ, rape के। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आर फेक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे ही फेक हैं, कई ऐसा भी है जहाँ पे विक्टिम्स जो हैं वो वास्तविकता में उनके साथ ये हुआ है, लेकिन लेकिन देखिए कोई कानून को इस वजह से नहीं हटाया जा सकता कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। किसी भी कानून का मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन कोर्ट न्यायालय ये इसीलिए होते हैं कि अगर किसी भी कानून का मिसयूज़ हो रहा है तो वहाँ पे न्याय किया जाए। और ऐसा अगर कहीं देखा जाता है कि हाँ किसी ने अगर के पब्लिक एक परसेप्शन है कि किसी ने हाँ गुनाह कर ही दिया, क्योंकि आजकल तो मीडिया ट्रायल भी चल जाता है, कोर्ट किसी विषय पर निर्णय दे उससे पहले मीडिया सज़ा सुनाता है, नहीं तो ये हुआ ही है। लेकिन जब कई बार ऐसा देखा जाता है कि वास्तविकता में ऐसा नहीं था, जब कोर्ट में सारी चीज़ें एविडेंस प्रोड्यूस किए गए तो जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये पाया गया कि व्यक्ति जो है वो मासूम था, लेकिन जो है मीडिया ने उसे इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया। मुझे ध्यान है एक व्यक्ति थे, एक सरदार जी थे, वो बुलेट पे जा रहे तो उनकी एक फ़ोटो खींच के वायरल कर दी थी एक लड़की ने कि मुझे छेड़ रहे हैं, लेकिन बाद में पहले पूरी मीडिया ने उन्हें जो है दोषी बना दिया, फिर बाद में जाके पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, उसकी पूरा जीवन बर्बाद हो गया उस व्यक्ति का। तो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं और कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, लेकिन अब वो ये काम जो है लॉयर्स का है, जजेस का है कि जेन्युइन और फेक केसेस को सेग्रीगेट करके न्याय किया जाए। ओके। अच्छा, अभी ना कई सारे क्रिएटर्स डरे हुए हैं, ये जो सब कुछ हुआ, खास करके रोस्टिंग वाले, कॉमेडी वाले कैटेगरी के जो हैं ये वो डरे हुए हैं। तो राइट टू स्पीच जिसे कहा जाता है, बोलने की फ्रीडम जो है, तो क्या सही है बोलना और क्या गलत है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमारे जो में अधिकार मिला हुआ है इसमें क्या क्या बोल सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी डर अच्छा होता है, कोई डर अच्छा होता है। डर क्या क्या चीज़ है? हाँ देखिए, राइट टू स्पीच, कैन अ राइट टू स्पीच ओवरराइड एवरीथिंग? राइट टू डिसेंसी, राइट टू हैव अ गुड सोसाइटी, कैन राइट टू स्पीच ओवरराइड्स एवरीथिंग? नो। आपको कहीं तो लिमिट रखनी पड़ेगी ना। शिशुपाल भी था, शिशुपाल ने जब भगवान कृष्ण को बोलना शुरू किया कि पहले एक चीज़ बोली, भगवान ने बोला 100 अपराध है, मैं 100 माफ़ कर दूंगा, लेकिन उसके बाद जो है भगवान कृष्ण ने जब बोल दिया अब 100 हो चुके हैं, अब आप मत बोलना, अब उन्होंने उन्हें वार्न किया, उसके बाद नहीं माने तो उनका जो है मस्तक हटा दिया भगवान ने। तो उसी प्रकार से अगर हम ये देखते हैं कि हाँ राइट टू स्पीच है और भारत का जो संविधान है इसे प्रोटेक्ट भी करता है फंडामेंटल राइट के तौर पे, लेकिन राइट टू स्पीच के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। स्पाइडरमैन मूवी आपने देखा होगा, है ना, विद लाइक ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सा कोट है, अगर आपको ये पावर दी जा रही है तो फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। अगर आप बात करते हो राइट्स की तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्यों नहीं बात करते हो? वो भी संविधान के अंदर है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, क्योंकि हर किसी को बोलना है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि देश को एक अच्छा समाज बनाना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, पूरी ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में क्यों चर्चा नहीं होती है? स्पीच के नाम पे आप कुछ भी बोल दोगे और समाज जो है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल दोगे और समाज उसे डाइजेस्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये कहाँ तक वाजिब है? आपको समझना पड़ेगा कि क्या जो है बोलने लायक है, क्या नहीं है। पहले के कॉमेडियंस कॉमेडी नहीं करते थे क्या? गाली दे के, अश्लील बातें करके ही कॉमेडी होती है, पहले भी हुआ करती थी। एक से एक बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, राजू श्रीवास्तव हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं जो आप देखो बिल्कुल एक कोई भी इवेंट आपकी लाइफ से उठाएंगे और आपको इतना, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आप लेटेंट देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ बैठ के? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, अब कई बार आता है नहीं वी आर जेन जी, अब जो है थोड़ा डार्क कॉमेडी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको बॉर्डर लाइन बनाना पड़ेगा ना। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं इन पे रोक लगा दी जाए, लेकिन देयर शुड बी अ बॉर्डर लाइन। अब कहाँ, अब मान लीजिए रणवीर इलाहाबादिया के केस के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो जाके कहाँ रुकती है बात? हाँ, और कूल बनने के लिए इसके आगे कहाँ जाते? कूल बनने के लिए फिर लोग और कितने नीचे गिरते, और उसके बाद इसे परोसा जाता कि नहीं जी ये तो डार्क कॉमेडी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था, जैसे आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था कि 100 गालियाँ तेरी माफ़ है। हाँ। तो ऐसे ही राइट टू स्पीच में कुछ ऐसा है कि यहाँ तक आप बोल सकते हो, इसके आगे इन चीज़ों पर ये राइट टू स्पीच में नहीं आती, तो ऐसा कुछ लॉ है? हाँ देखिए, कई बार अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को उकसा रहे हो, आहत कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये शेल्टर नहीं ले सकते कि जी मेरी राइट टू स्पीच है।
धर्म के ऊपर आप ज़्यादा नहीं हाँ, बोल धर्म सकते। के ऊपर आप जो है किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर ठेस रहे नहीं हो। पहुंचा सकते। हाँ, ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ना हर मूवी के स्टार्टिंग में होता है कि इसका उद्देश्य किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो, उसके बारे में कहीं रोक नहीं है, लेकिन आप किसी धर्म का मजाक बनाओ, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो वहाँ पे आपका राइट टू स्पीच का आप शेल्टर नहीं ले सकते हो। ऐसे ही जैसे आपने शिशुपाल का जो मैंने जिक्र किया था, उस पर आपने प्रश्न पूछा, तो कई बार कोर्ट भी इस चीज़ को कंसिडर करता है कि मान लीजिए अभी एक बार कोर्ट ने फटकार लगाया है और यहाँ पे इंटरिम प्रोटेक्शन भी दी है अरेस्ट से, लेकिन बाद में ये चीज़ दोबारा दोहराई जाती है, तो आपको लगता है कि दोबारा से ये जो रिलीफ है वो मिलेगा? नहीं मिलने वाला। कोर्ट भी ये चीज़ कंसिडर करता है कि एंटीसीडेंट्स हैं पहले के या नहीं है, पहले ऐसी कोई हरकतें करी हैं या नहीं करी, उसके ग्राउंड पे ही आपको इंटरिम रिलीफ, प्रोटेक्शन, जो भी सारे आपको रिलीफ्स हैं वो दिए जाते हैं। तो शिशुपाल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को 1-2 वार्निंग्स तो दी जाती हैं, वो तो भगवान तो उन्होंने 100 दे दी, लेकिन इंसानों में इतना टॉलरेंस है नहीं, तो 1-2 वार्निंग के बाद ही एक्शन ले दिया जाता है फिर। अच्छा, किसी इंडिविजुअल, आपने धर्म की बात की, किसी इंडिविजुअल के बारे में कुछ हम बोलते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसमें हमें क्या हक है? और फिर अगर कुछ ज़्यादा ही कर दिया तो वो डिफॉर्मेशन का केस भी लगाता है, तो ये दोनों अपोजिट होती है एक तरह से। उसे हक है बोलने का, तो फिर डिफॉमेशन का केस किस किस क्या कह सकते हैं सिनेरियो में लगा सकता है? डिफेमेशन का देखिए, अगर कोई बात तथ्य पे बोली जा रही है, कोई किसी फैक्ट पे आधारित है और वो उसे प्रूव कर सकता है, तो डिफेमेशन का केस नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ बोली जा रही है जो अभी तक तथ्य में परिवर्तित नहीं हुई है या जो झूठ है और केवल एक व्यक्ति की इमेज, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल को आहत करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों हो सकता है। और अगर ये पाया जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने जो है किसी और व्यक्ति को डिफेम करने के उद्देश्य से ये चीज़ बोला गया है, तो उसके खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और उससे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, दोनों। ओके, लेकिन सामने वाले को बदनाम करना था तो बदनाम हो चुका ना, अब इसको सज़ा मिल भी गई, तो उसका तो बहुत कुछ लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उसके बिजनेस पे, उसके काम पे, उसके ऊपर। तभी जैसे आकलन किया जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो बहुत उसका गुडविल है मार्केट में, अगर जैसे आपने सुना होगा इसने 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया डिफेमेशन का, इसने 500 करोड़ का, वो किस आधार पे बेचते हैं? क्योंकि उनका मार्केट में इतना गुडविल है, इस आधार पे उसे जो है एस्टिमेट किया जाता है। अच्छा। और अगर किसी का नहीं है तो वो आकलन करेगा कि मेरा इतना गुडविल है। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी को डिफेम कर दिया तो इस हिसाब से देखा जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति का इतना गुडविल था, कितनी हानि हुई है इसकी जो डिफेम हुआ है, और उसके हिसाब से कोर्ट कंसिडर करता है कि कितना डिफेमेशन का जो पेनल्टी है वो बनता है। अच्छा, ये रणवीर वाला हमने पूरा, जैसे एम्बर हर्ड का आपने केस सुना होगा, जॉनी डेप, एम्बर हर्ड, जॉनी डेप का जो केस हुआ था वो काफ़ी पॉपुलर था हॉलीवुड में। उसमें आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ $15 मिलियन का डिफेमेशन का जो है पेनल्टी लगाया था एम्बर हर्ड के ऊपर। तो उस चीज़, क्योंकि जॉनी डेप का इतना वर्थ है इस हिसाब से, तो फिर उनको देने पड़ते हैं, वो बिल्कुल देने पड़ते देते हैं वो इतना, बिल्कुल कोर्ट अटैच करते हैं। और अगर उतना है ही नहीं उनके पास तो दिवालिया घोषित हो जाओ, दिवालिया घोषित हो जाओ। यू हैव टू सेल एवरी पेनी यू आर हैविंग। ओके। अच्छा, अभी एक और केस है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, अब काफ़ी दब गया है, अतुल सुभाष का केस, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, अतुल सुभाष की जब बात आती है तो अभी तो जितना मुझे अपडेट पता है उतना यही है कि जो अतुल सुभाष की वाइफ थी और उनकी जो मदर इन लॉ थी, उन्हें कोर्ट ने बेल दे दी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे अपडेट है। और अतुल सुभाष का जो इशू आता है, देखिए बहुत सारे प्रश्न उठाता है। पहला कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो हस्बैंड को देखते हुए जो ये कार्य करती है, वो कहाँ तक ठीक है, पहली चीज़। देखिए, जो 498 है, जो कानून है, मैं ये नहीं कह रहा ये कानून गलत है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना गलत किया जा रहा है कि आपको देखोगे हर दूसरे दिन आपको खबर मिलेगी किसी हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, और आपको ये भी खबर मिलेगी कि किसी के साथ डाउरी हैरेसमेंट हुआ है। दोनों चीज़ अपनी जगह होती हैं, लेकिन क्या हम जो फेक केसेस हैं और जो झूठे केसेस हैं उन्हें रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर आज किसी स्त्री को ये लगता है कि मेरा पति मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है या अपने माँ बाप से अलग नहीं हो रहा है, तो उसके पास एक सिंपल तरीका है, पूरा पैकेज आता है। आप एक 498 का केस करोगे, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस डालोगे, साथ में मेंटेनेंस डालोगे, और ये सारा पैकेज आपके पास है। और आप केवल ये हस्बैंड तक नहीं रुकेगा,
उसके फैमिली मेम्बर्स, इवन डिस्टेंट रिलेटिव्स कोई आप जो है उसमें लपेट सकते हो। और वहाँ पे उस व्यक्ति की हालत कैसे होती है। और फिर वो आगे जाता है, जब वो न्याय प्रक्रिया में जाता है तो कई बार लॉयर्स मिलते हैं ऐसे, कई बार जजेस, जैसे अतुल सुभाष ने जो आरोप लगाया है कि जज के ऊपर भी उसने एक आरोप लगाया है, तो कई बार ऐसी भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब तो वो तो न्याय बताएगा कि उस आरोप में कितनी सच्चाई है, नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है या ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, सत्य रहता है जो बोलता है, ये एक अजम्पशंस है। और जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि अगर जो फेक केसेस हैं इनको जो है सेग्रीगेट किया जा सके, या अगर किसी हस्बैंड के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बचाव में कुछ कानून हो, या अगर हस्बैंड के साथ कुछ हैरेसमेंट हो रही है तो उसके बचाव में कुछ कानून हो। ऐसे बहुत इश्यूज़ हैं, केवल हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं है। आप देखिए, आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि जब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो रेप के एलिगेशन लगा देती है। और जब रेप के एलिगेशन लगाती है तो कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जहाँ ये बोला जाता है कि जो विक्टिम है रेप की, उसकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं करोगे बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। वो रिवील नहीं कर सकते आप। वहाँ पे जो है लड़की को एक्स एज अ प्रोसिक्यूट्रिक्स ऐसे आप जो है एड्रेस करते हो पब्लिकली, आप रिवील नहीं हाँ, कर लेकिन लड़के की आइडेंटिटी हर जगह रिवील होती है। अच्छा, लड़का लड़की की नहीं कर सकता, लड़की कर सकती है। हाँ, लड़की कर सकती है। और उसकी आइडेंटिटी, ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अगर ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ रेप है तो जो अलेज्ड एक्यूज्ड है उसकी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे। लेकिन अब बहुत टाइम बाद आया है और बहुत जगह फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन लड़के की आइडेंटिटी रिवील कर दी जाती थी और उसका जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन होता था समाज के अंदर, उसके पास कुछ नहीं बचता था। वो एक रेपिस्ट बन चुका है समाज की नज़रों में, आपके ऊपर 376 लग चुका है, अब उसका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। और वो व्यक्ति फिर क्या करता है, वो अंतोगत्वा जाके पूरे सारी चीज़ों से लड़ता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है, लेकिन जब उसे लगता है कि मेरे फेवर में कोई कानून नहीं है तो अंत में जो अतुल सुभाष ने किया वो होता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अच्छी लीगल एडवाइस भी होनी चाहिए, कुछ ऐसे कानून में बदलाव भी आने चाहिए जो अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिले, या अगर ऐसी कुछ वाइफ हैं दोज हु आर डिसकंट्रोल्ड, उन वाइफ के कंटेक्स्ट में भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लेते हुए बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो एट लास्ट जो लॉ मेकिंग है दैट इज़ दी प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब तक कोई कानून नहीं लाएगी क्या होगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट, जैसे अरनेश कुमार एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पहले डाउरी जो लॉज होते थे इनको बहुत मिसयूज़ किया जाता था और सिंपल एक एफआईआर होती थी और पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता था। कोई ससुर 70 साल का है, 65 साल की है, बेड रिडन है, लेकिन उठा के जेल में डाल दिया जाता था। फिर अरनेश कुमार का जब जजमेंट आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ा डाइल्यूट करता है इसे, उसमें बोलता है नहीं ऐसे अरेस्ट नहीं होगा, जो आईओ है उसे 41A का नोटिस सर्व करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत सारी राइडर्स लगा दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक जो है इसे डाइल्यूट किया है, लेकिन अभी भी इसमें मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ कानून लेके आए जहाँ पे कुछ हस्बैंड है उसके पक्ष की भी कुछ बात करी जा सके। ऐसे कई सारे कानून हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स के पक्ष में, मेन के पक्ष में नहीं है। हाँ, देखिए मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि फीमेल के पक्ष में क्यों है। देखिए अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि भारत में डाउरी केसेस नहीं होते थे, बहुत हुए हैं, डाउरी डेथ्स भी हुई हैं। उनके पक्ष में तो कानून हैं और वो होने भी चाहिए। दहेज जो प्रताड़ना की जाती थी उसमें कई बार महिलाओं को जला के मार दिया जाता था, बहुत केसेस आए हैं, मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे। और उनके बचाव के लिए 498A और BNS में जो इक्विवेलेंट सेक्शन है ये कानून लाया गया, लेकिन इसने बहुत हद तक इन सारी चीज़ों को टैकल किया कि जहाँ दहेज प्रताड़ना के केसेस कम हुए, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बढ़ता गया साथ के साथ। उस मिसयूज़ के लिए जब सरकार कुछ नहीं करती है तब एक गंभीर विषय आता है और सरकार का दायित्व बनता है कि इस विषय को एड्रेस करे, क्योंकि जब ये केसेस निकल के आ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लोगों का आक्रोश है इसके ऊपर। कानून बनाने का हक किसके पास में है? कानून बनाने का हक जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। पार्लियामेंट वो जब एक बिल पास करती है दोनों सदन मिलके और उसके बाद जब राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगती है और भारतीय गजट में वो पब्लिश होता है तब वो कानून का रूप लेता है।
अब संसद में तो सारे पॉलिटिशियंस हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक्चुअल में लॉयर्स को और जजेस को ये चीज़ करनी चाहिए? देखिए, कई बार जब सरकार की कई बार नाकामी होती है, जब वो कानून नहीं बना पाती, जैसे मैंने अरनेश कुमार की जजमेंट का जिक्र किया कि जब डाइल्यूट किया गया था इस लॉ को, तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेप इन करती है, इसे हम जज मेड लॉज कहते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कुछ डायरेक्शंस दे देती है, नहीं नहीं अब ऐसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कई बार, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि सोशल फैब्रिक खराब होगा अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को कई बार इंटरवीन करना पड़ता है। बहुत ऐसी ओकेजन्स आई हैं जब इंटरवीन करता है, और दैट इज लीगली राइट। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने दम पे लेकिन कुछ कानून नहीं बना सकता। हाँ, ये पॉलिसी मैटर्स, जहाँ पॉलिसीज की बात आती है, तो दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ कुछ डायरेक्शंस दी जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और हर समय पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस लाता रहता है। ओके ओके। अच्छा, एज अ लॉयर आपके पास में कई बार ऐसी चीज़ें आती होगी, मतलब आपका प्रोफेशन ही है कि आपको लगता है कि ये गलत केस है, लेकिन फिर भी आपको लड़ना पड़ता है क्योंकि आपका कर्म है। तो आप ये चीज़ करते हो? क्योंकि मतलब कई लॉयर तो करते ही हैं, आप ये चीज़ करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आपके सिर पर एक तिलक है ना, आप कृष्ण भगवान को बहुत फॉलो करते हो, सत्य की राह पे, धर्म की राह पर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हो, तो आप क्या करते हो ऐसे में? देखिए, मैंने इस पे कई लॉयर्स का राय देखा है, लेकिन जो मेरा राय है मैं वो बताता हूँ। देखिए, मेरा कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि मैं कुछ केसेस नहीं लेता। जैसे जो भी ऐसा केस होगा जहाँ मुझे लगता है कि कोई ड्रग एक्यूज्ड है, जो ड्रग से रिलेटेड के केसेस हैं, ड्रग पेडलर है, और मुझे लगता है कि वास्तविकता में उसने वो जो जुर्म है वो किया है, तो मैं वो केस नहीं लेता। फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा केस मैं ये कभी नहीं लेता जहाँ कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, जो बार बार वो क्राइम कर रहा है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक बार हम लोग बैठे थे और एक क्लाइंट आता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, जैसे जो सुपारी लेके मार देते हैं। बॉम्बे का एक ग्रुप था, तो उनका कुछ बेल इशू था, वो हमारे पास आया, हमने देखा, और फिर पता चला कि ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। फिर कई लोग बोलेंगे कि नहीं, एज अ लॉयर दिस इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एज अ ह्यूमन आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ। तो फिर आई पॉन्डर अपॉन दैट, लेकिन एट लास्ट मैंने बोल दिया नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। क्योंकि कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, मान लीजिए किसी से कोई जुर्म हो गया आक्रोश में, तो समझ में आता है कि नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होंगी, सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि जुर्म हो गया, या किसी को झूठा फंसाया जा रहा है, या किसी के हृदय में वास्तविकता में पश्चाताप है, तब आप उसे बचा सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, जैसे ड्रग पेडलर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, ये सोसाइटी को बिल्कुल ही तबाह कर देंगे, तो उन्हें बचाना, मुझे लगता है, मेरे पर्सनल लेवल पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जायज़ नहीं है। आप वो चीज़ नहीं करते, आपके प्रिंसिपल्स में वो चीज़ नहीं आती? नहीं। तो कभी किसी ऐसा नहीं हुआ कि लॉयर को ही सजा हो गई हो कि उसने कुछ गलत चीज़ें पेश की हो अदालत में? कई बार होता है, कई बार FIR भी लॉन्च होती है, कई बार जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस भी आते हैं। मान लीजिए किसी लॉयर ने, लेकिन अगर उसे ये पता है कि ये चीज़ गलत है और उसके बावजूद भी वो पेश कर रहा है, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन उसे ये पता है कि ये चीज़ गलत जो है नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को बचा रहा है और वो उसमें उसके लिए कुछ अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एक ये भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये आपको डिसाइड कर लेनी है फाइल एक्सेप्ट करने से पहले। अगर आपने एक बार फाइल एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद आपको पता चलता है मुजरिम है, कुछ भी है, नाउ दैट इज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड दैट पर्सन। ओके, आप छोड़ नहीं सकते बीच में? मेरे हिसाब से आप नहीं छोड़ पाओगे, आपको जो डिसाइड करना है उससे आप पहले कर लो। नहीं, ये हमारा राइट, मतलब क्या ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, आप यू कैन डिनाई दैट, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। प्रोफेशनली, आई थिंक एथिकली, प्रोफेशनली इट इज़ नॉट राइट। आपको जो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको विश्वास करके आ रहा है, आपको जो प्रिंसिपल है आप पहले डिसाइड कर लो ब्रीफ एक्सेप्ट करने से पहले। लेकिन जब आपने फाइल एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद फिर आप मत सोचो कि नहीं यार ये गलत है, सही है। नाउ यू हैव टू डिफेंड देम। ओके, वो आपको करना पड़ेगा। तो इनको अच्छा, मैंने सुना था कि ओसामा बिन लादेन, उनके लिए भी कोई लॉयर खड़ा हुआ था, उनका केस भी किसी ने लड़ा था अमेरिका में। नहीं, इंडिया में। सॉरी, कसाब, मैंने अजमल कसाब की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके लिए भी कोई सपोर्टर में कोई लॉयर आया था। तो जब पता है ऑलरेडी, तो फिर सब कुछ, फिर भी कैसे पता है आपको? कैसे पता है? नहीं, वो तो सब कुछ दिखता है ना, वो तो जो दिखता है सही, हमेशा ये नहीं होता। जब दिखता है वो सत्य होता है।
अब देखिए कई ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे पुलिस किसी व्यक्ति को, मैं अजमल साहब की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत पेटेंट था, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन मान लीजिए जहाँ पे क्राइम एक व्यक्ति ने नहीं किया है, लेकिन उसे इस प्रकार से फंसा दिया गया है कि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। मान लीजिए उसे कोई लालच दिया गया है कि हम तुम्हारे परिवार को इतना पैसा देंगे, तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, ऐसे भी केसेस आते हैं। और उस सिचुएशन में अगर उस व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो हमारी न्याय प्रणाली उसके लिए जिम्मेदार होगी नहीं होगी? होगी। तो जब भी कोई भी व्यक्ति है, चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, अगर आप सोचोगे, जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है कि न्याय ऑन द स्पॉट, है ना, कि आपने वहीं एनकाउंटर हो गया, लेकिन मान लीजिए जब ये चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि किसी बेगुनाह को भी मार दिया जाएगा इस मंशा के साथ, नहीं हमें लगता था इसने किया है, अरे आप उसे न्याय की कसौटी पे खरा तो उतरने दो। हाँ। आप ये देखने तो दो उसने किया है नहीं किया है। बेशक 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट से चलता है भारतीय न्याय प्रणाली जो है। अगर कभी ऐसा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? तो चाहे अजमल कसाब हो, चाहे कुछ भी, उसके बाद उसे दोषी पाया गया ना। ऐसा नहीं था वो दोषी नहीं पाया गया। तो यही एक सिविलाइज सोसाइटी के सिम्टम्स हैं कि जहाँ पे कोई बहुत बड़ा अगर आतंकवादी भी होगा तो उसे हम पूरा एक मौका देंगे कि आप साबित कर दो कि आप बेगुनाह हो। लेकिन इतना भरोसा भी होना चाहिए हमारी न्याय प्रक्रिया पे कि हाँ, अगर ये दोषी है तो ये दोषी साबित होगा। कई बार लगता नहीं, बहुत समय लगता है, कि बहुत जो है समय लगता है न्याय प्रक्रिया में, तो उसके पीछे ही बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो जजेस और पॉपुलेशन रेशो है वो भी अगर आप देखोगे तो इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है कि उनके कंपैरिजन में जजेस है ही नहीं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट 34 जजेस टोटल, एंड पूरे भारत के हाई कोर्ट अगर मिला लो अराउंड 440 अप्रॉक्स जजेस, 440 बस। तो आपको लगता है कि इतनी पॉपुलेशन को ये मैनेज कर पाएंगे? अभी शायद 1 करोड़ केस पेंडिंग है इंडिया में। बहुत केसेस पेंडिंग है, बहुत केसेस पेंडिंग है। तो ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, जजेस की नियुक्ति करे, और जिससे केसेस जल्दी डिस्पोज हों, लोगों को न्याय जल्दी मिले। ओके अच्छा, आपने कहा कि किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जजेस ने किसी को सज़ा सुना दी हो और फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हो रहा है किसी चीज़ के बेस पर कि नहीं ये बेगुनाह नहीं था, तो फिर क्या किया जाता है ऐसे केस में? देखिए, कोई निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसे कोई भी निर्णय दिया है, चाहे उसे दोषी ठहराया है, चाहे उसे जो है बेगुनाह ठहरा के उसे छोड़ दिया है, उसके बाद वो निर्णय एक बार हो गया, उसके बाद एक प्रक्रिया आती है कि आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि यार आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो। और पुनर्विचार के बाद भी अगर वो भी ख़त्म हो जाता है तो एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप वो फाइल कर सकते हो। वो 5 जजेस के पास जाती है, जहाँ पे आप ये देखा जाता है कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो न्याय के विपक्ष में गया है या न्याय के विरुद्ध गया है। अरे क्यूरेटिव भी आपकी डिसमिस हो जाती है, तब वो निर्णय फाइनल हो जाता है। उसके बाद फिर आप केस भी नहीं लड़ सकते। अगर कुछ तथ्य आते हैं निकल के कि जो पहले नहीं लाए गए थे और वो स्पष्ट रूप से स्थापित कर सकते हैं कि कोई बेगुनाह है, तो उसमें कई बार जो है आप सीधा आर्टिकल 32 के माध्यम से भी चीज़ों को एजिटेट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ओके अच्छा, एक मूवी का एक सीन है बहुत फ़नी मुझे लगता है जब भी मैं सोचता हूँ कि अमिताभ बच्चन उसमें होता है, शायद विलन पता नहीं कोई होता है। तो अमिताभ बच्चन को 20 साल की सज़ा हो जाती है किसी का मर्डर करने के लिए, लेकिन वो मर्डर उसका हुआ नहीं था, मर्डर किया नहीं गया था, झूठी सज़ा होती है। उसको 20 साल की सज़ा होती है। जब वो 20 साल बाद निकल करके आता है जेल से, तो देखता है कि वो उसी कोर्ट में कहीं पे होता है, तो उसको उसी जज के सामने उसको मारता है। फिर वो कहते हैं कि आपको सज़ा सुनाई जाती है 20 साल की वहीं पर। तो कहते हैं कि इसकी सज़ा तुम भुगत के आए हो पहले ही बिना मर्डर किए। अच्छा, तो उसी का तो मर्डर अब कर दिया मैंने। तो देखिए मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। अब वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कई बार पिक्चरों में जितना दिखाया जाता है उतना वास्तविकता में धरातल पर होता नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर जो व्यक्ति मर गया है उसे एस्टैब्लिश कैसे करोगे वो मर गया है? उसकी बॉडी नहीं मिली है, बहुत सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं। तो जब तक ये एस्टैब्लिश ही नहीं हो जाएगा कि व्यक्ति मर चुका है तो किसी को सजा कैसे हो सकती है? इट डजंट मेक एनी सेंस।
एस्टैब्लिश होना चाहिए। झूठा बता दिया कि कहीं पर मान लो कुछ लग रहा है और वहाँ पर हड्डियां वगैरह दिखा दी, मतलब वो तो मूवीज में होता है शायद। प्रूव एवरीथिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सब कुछ प्रूव किया जाएगा। एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक रूल है कि जो प्रोसिक्यूशन को है कोई भी चीज जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करनी पड़ेगी। केवल चांसेस के बेसिस पे उसे आप सजा नहीं सुना सकते। आपको अगर लगता है कि अगर उस व्यक्ति को सजा सुनाई जा रही है और ये पता भी नहीं चला कि जिसके खून का आरोप लगाया जा रहा है वो व्यक्ति की बॉडी है भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट उस व्यक्ति को छोड़ देगा। ये पिक्चरों में ज़्यादा दिखाया जाता है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ये बोलूँगा आपके पास अच्छा वकील नहीं था। कॉन्टेक्ट करें सर से। अच्छा, मूवीज़ में और भी चीज़ दिखाई जाती है, क्या वो रियल होती है? आज मैंने भी सुप्रीम कोर्ट विजिट किया, आपने विजिट कराया, तो ऐसा होता है कि गीता पर कसम खाकर ही सब कुछ बोला जाता है जब कोई आता है कटघरे में? तो नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें पिक्चरों में होती है, मतलब लेकिन गीता पर कसम वाला ये सीन सच नहीं है। गीता के कैसे कोई कसम नहीं खाई जाती, लेकिन जब भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन या कोई चीफ होता है जहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती है तो वहाँ ये बोला जाता है हाँ मैं जो भी कहूँगा धर्म से सच कहूँगा, सच के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, ये कहा जाता है। धर्म से कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई गीता पे हाथ रख के इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। अच्छा, और फांसी से पहले आखिरी इच्छा नहीं, ऐसा ये भी कोई नहीं होता? कानून नहीं है। आखिरी इच्छा का भी कोई कानून नहीं है? ऐसा कोई कानून नहीं है कि आखिरी इच्छा पूछी जाएगी। कई बार जो है दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द जेलर एंड द जेल सुपरिटेंडेंट। अगर उन्हें लगता है पूछा जाना चाहिए तो कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको पूछना ही है। अगर कोई जो है डेथ पेनल्टी का कोई व्यक्ति है उससे ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछना है, ऐसा कोई कानून नहीं है। उसमें भी फिर कई सारी लिमिट्स होगी, अगर थोड़ी बहुत पूरी कर भी देते हैं तो। हाँ, कोई बोलेगा मुझे छोड़ दो, हाँ ये आखिरी इच्छा है तो ऐसा नहीं होता। फांसी मत दो, जेल दे दो। कई बार मूवीज़ में चीज़ों को बहुत ड्रामेटिक बनाने के लिए सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कई बार मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, तो कुछ को 20 साल की कुछ सज़ा मिलती है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कितने सालों की, उसके बाद कुछ को उम्र कैद मिलती है और कुछ को फांसी हो जाती है। तो सेम तो उन्होंने काम किया, तो अलग अलग सज़ाएं क्यों मिलती है? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। जैसे आप मान लीजिए कोई भी अपराध है जिसके कंटेक्स्ट में जो है जीवन भर का कारावास है या मृत्युदंड है, तो उसमें अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास सुनाया है, तो आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास है, मतलब पूरे जीवन का कारावास। लेकिन क्या होता है कि 14 साल के बाद एक रेमिशन, मतलब उस व्यक्ति को रिहा करने का एक अधिकार होता है सरकार के पास। अगर वो व्यक्ति अप्लाई करता है रेमिशन के लिए, और अभी तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1-2 दिन पहले का ही, कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि रेमिशन बिना अगर व्यक्ति के अप्लाई किए बिना भी सरकार उस पर डिसाइड कर सकती है अगर 14 साल हो गए हैं तो अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है और उसे 14 साल हो चुके हैं तो उसको रेमिशन के आधार पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है केस टू केस। अगर उसने कुछ ऐसा केस किया है, जैसे बच्चन सिंह एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, या उसमें कोई ऐसा ग्रॉस इवेंट हुआ है जहाँ पे किसी व्यक्ति का रेप मर्डर हुआ है, तो उस सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स विदाउट रेमिशन, कि वहाँ पे 25 साल से पहले रेमिशन हो ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता कोई, तो 25 साल से पहले कोई नहीं छोड़ सकता। तो एक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे होती है। कई बार ये हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को मारा गया है तो बहुत क्रूर तरीके से मारा गया है, अमानवीय तरीके से मारा गया है, तो उस सिचुएशन में जो ये सजा है ये बढ़ाई जाती है। तो सबसे हाई लेवल की सजा मौत ही है, फांसी ही है। हाँ, डेथ पेनल्टी है। उससे पीछे जाए तो कितने साल की सजा होती है? आजीवन कारावास। ओके, तो इस सजा को कोई टाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी? देखिए, एक मर्सी पिटीशन होती है, जो अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति, जो माननीय राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके आगे अर्जी दायर की जा सकती है। और वहाँ पे फिर जो है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये दंड जो है डिजर्व नहीं करता, तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो मर्सी पिटीशन को अलाउ करके उसे छोड़ा जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति सारे केसेस देखते हैं? नहीं, मर्सी पिटीशन कुछ ही केसेस में फाइल होती है। जैसे जो मृत्युदंड की जो केसेस हो गए उसमें फाइल होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय जो है पलटा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा पावर नहीं है। आजीवन कारावास, 20 साल की सजा, कुछ भी नहीं। उसमें जो है रेमिशन का राइट होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा आजीवन कारावास ही समाप्त कर दोगे।
रेमिशन 14 साल के बाद रेमिट कर सकती है सरकार, उसको ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो भी 14 साल के बाद। और किसी केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 20 साल तक नहीं करना तो नहीं कर सकती। ओके, तो केस टू केस वेरी करेगा, सब्जेक्टिव इशू है। सरकार मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो कर सकती है चीज़। अगर सरकार कई बार करती है, जैसे गुजरात का एक केस आया था, वहाँ पे सरकार ने बहुत जल्दी कर दिया था कुछ गुनहगारों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वापस जेल जाओ। ओके ओके, तो ये तो मेन इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स का रोल भी होता है यहाँ पर। हाँ होता है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उन पर इतना प्रेशर, उनका कोई इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जो जजेस की नियुक्ति का जो तरीका है उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, कौन करता है ये? सरकार जो जजेस की जो नियुक्ति होती है, और विशेषकर जो उच्च न्यायालय हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया या उच्च न्यायालय भारत के हाई कोर्ट्स हो गए, इनकी नियुक्ति जो होती है वो कलीजियम सिस्टम से होती है। तो कलीजियम सिस्टम को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो टॉप 5 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये डिसाइड करते हैं कि किसको जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और वो ये डिसाइड करके अपना जो सजेशन है वो भारत सरकार को भेजते हैं, और भारत सरकार उस पे मोहर लगाती है, और उसके बाद जजेस की नियुक्ति होती है। ओके ओके, एक्सीलेंट सर। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी इंसाइट्स हमें मिले आज, तो देख करके भी आया मैं, और बातें आप बता रहे हो वहाँ की। अच्छा, मूवी की अभी बात कर रहे थे, आपने वो मूवी देखी है दृश्यम एंड रुस्तम? वहाँ पर किस लेवल का वो दिमाग लगाते हैं और कैसे चीज़ों को पलट देते हैं, तो ऐसा आपने अपनी रियल लाइफ में कोई ऐसे केसेस देखे, और क्या सच में इतने दिमाग भी लगा पाता है कोई? देखिए, कई बार व्यक्ति लगाते हैं दिमाग। अगर कई हम क्रिमिनल केसेस देखेंगे तो वहाँ पे जो है व्यक्ति बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करता है, और ये बात कहने में कोई मैं संकोच नहीं करूँगा कि कई बार जो एक्यूज़्ड होते हैं, जिन्होंने वास्तविकता में गुनाह किया है, कई बार वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके बच भी जाते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं कि उनका खुद का केस वो इतना अच्छा बना लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं, और दूसरा जो सरकारी वकील होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, वो इतना कमज़ोर केस प्रस्तुत करता है कि वो उसे सजा ही नहीं दिलवा पाता। कई बार ऐसे लोग करते हैं चीज़ों को। लेकिन हाँ, जैसा कि अगर आप दृश्यम मूवी का बात करोगे, वो पहले से ही सारी चीज़ों को क्राइम करने के बाद ऐसे मैनेज करता है कि जब ट्रायल में मैटर जाएगा तो कुछ सामने ही नहीं आएगा। तो ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, और इसके लिए बहुत जो है आपको एक लीगल बेंट ऑफ माइंड चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आप ये कर पाओगे। तो ऐसा मतलब वो तो किसी लॉयर को भी हायर नहीं करते, खुद ही पूरा दिमाग लगा करके केस सॉल्व कर लेते हैं। तो उनकी टिकट्स भी तो बिकनी है। अच्छा, जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, कहा जाता है कि लोग उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बाकी जो लॉयर्स हैं उनको ही हायर करते हैं। गवर्नमेंट लॉयर्स को आप हायर कर भी नहीं सकते। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट वो तो गवर्नमेंट के लिए उनके लिए मोटिवेशन क्या है कि किसी के लिए केस लड़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से लड़ें, उसको जीत दिलवाएं? उनके लिए मोटिवेशन, जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल है उसके लिए मोटिवेशन ये होना चाहिए कि जो भी हमारे सामने जो विक्टिम आया है उसको मुझे न्याय दिलाना है, उसके लिए ये मोटिवेशन होना चाहिए। और जो डिफेंस काउंसिल है उसके लिए ये मोटिवेशन होना चाहिए, जो मेरे पास व्यक्ति आया है इसे मुझे बचाना है। दोनों का अपना अपना मोटिवेशन है। डिफेंस काउंसिल का भी कभी कभी ये नहीं आता होगा उनके माइंड में कि क्यों इतना करें, पता है कि इसने किया है तो इतना। समाज में आपको एक जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हाँ। अगर लॉयर, जैसे मैं अपने सिद्धांत बताया कि मैं इन लोगों के केस नहीं लड़ता, वो मेरा पर्सनल इशू है, लेकिन जब आपके पास कोई व्यक्ति आया है और आपसे याचना कर रहा है तो आप उसे बचाओगे, या तो पहले डिसाइड कर लो आप नहीं बचाना चाह रहे, लेकिन फिर वो कहाँ जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आप जानने का प्रयास करोगे कि उस व्यक्ति ने क्या वो अपराध ऐसी सिचुएशंस में किया है कि जिस अपराध के लिए उसे सजा दी जाएगी उसके लिए नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ डिफेंस में भी कोई व्यक्ति मार देता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को सेल्फ डिफेंस में मार दिया, लेकिन उसे सजा हो गई मर्डर की, और उसे किसी लॉयर ने इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि सबको लग रहा था तो मर्डर करके आया है, तो ये गलत है, नहीं है। तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को अगर नहीं बचाया गया तो हमारी न्याय व्यवस्था है उसका कोई मतलब नहीं बचा फिर। तो इस वजह से हर व्यक्ति को जो भी है उसे एक वकील के साथ रहना या वकील की सहायता प्राप्त करना, ये उसका अधिकार है। और एक वकील का भी ये दायित्व बनता है कि अगर उसके पास कोई व्यक्ति आया है और उसने उसका ब्रीफ, उसकी फाइल एक्सेप्ट करी है, तो वो उसे अपनी पूरी शिद्दत से बचाए। ओके। अच्छा, काफ़ी लंबी हमने अभी कॉन्वर्सेशन की। अभी इसमें हम लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसी क्या
लीगल मिस्टेक होती है जो कि हम जाने अनजाने में कर देते हैं, हमको पता भी नहीं होता, या फिर ये कहें कि ऐसे लॉज जो कि हर इंडियन को पता होने चाहिए, जो बहुत बेसिक है लेकिन पता नहीं होते हैं? देखिए, आपके दो प्रश्न है। पहला तो कि क्या गलतियां क्या करते हैं? गलतियां हाँ, करते ये हैं। दोनों एक, ये कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पता होगा तो गलतियां नहीं होगी वो, हाँ, है ना? तो हाउ टू रिमेन सेफ, या है ना, नॉट टू गेट इनटू लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, एक मैंने टर्म कॉइन किया है इसके लिए, सेफर। इससे आप समझ सकते हो कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो एस स्टैंड्स फॉर सेफ, मतलब साइन आप तब करो जब आपने, एस स्टैंड फॉर साइन एक्चुअली, एस स्टैंड्स फॉर साइन, कि आप जब साइन करो किसी भी चीज़ को, जब आप प्रॉपरली वेरीफाई कर लो उसे। जैसे कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी चीज़ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप क्लिक कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, तो पूरे वेरिफिकेशन के बाद आप उसे साइन करोगे। सो एस स्टैंड्स फॉर सिग्नेचर, किसी भी एग्रीमेंट पर। हाँ। ए स्टैंड्स फॉर एमिकेबल सेटलमेंट, कि आप कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ है तो कोर्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। कोर्ट की तरफ नहीं भागना चाहिए, कोर्ट की तरफ तब जाना चाहिए जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये ट्राई करो कि चीज़ें एमिकेबली सेटल हो जाएं, आपस में बात करके 2 कदम आप बढ़ो, 1 कदम वो बढ़ेगा, चीज़ों को वहीं निपटा लो। ओके। जब चीज़ें नहीं रुक रही हैं तब कोर्ट में जाना चाहिए। ओके। एफ स्टैंड्स फॉर फॉलो लीगल कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कि जैसे आप कुछ भी, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जो उस देश की जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उनका पालन करो। अगर आपको टैक्स भरना है तो टैक्स भरो, कोई लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस लो, तो फॉलो ऑल लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ई इन द टर्म सेफर स्टैंड्स फॉर एविडेंस मैटर्स, कि सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो। एक अपना तरीका बनाओ कि आप किसी के साथ भी कोई भी डील कर रहे हो, डॉक्यूमेंट करो हर चीज़ को, मैनेज करो चीज़ों को। किसी से बात भी कर रहे हो तो रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, कोई भी एविडेंस है उसे आपको जो है डॉक्यूमेंट करके स्टोर करना चाहिए। तो ये होना चाहिए। एंड द लास्ट अल्फ़ाबेट इज़ आर। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर, कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल रहो, जो भी आप बोल रहे हो उसे तोल के बोलो। ओके। ओके, मुझे लगता है कि आपका पहले ये सेफ होगा, लेकिन इस केस के बाद में रणवीर का आर सेफर लगा दिया आपने तो सेफ से आपने सेफर बना दिया। हाँ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, ई फॉर एविडेंस आपने कहा था। हाँ। तो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट करो, उसको टेक्स्ट फॉर्म में करो। तो व्हाट्सएप पे जब हम बात करते हैं तो क्या वो भी एविडेंस में इंक्लूड होगी? बिल्कुल। ओके। लेकिन उसके लिए देखिए, जो एविडेंस एक्ट जो पुराना है उसमें सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट होता है। अगर आपकी कोई व्हाट्सएप चैट है, उसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया और आपने उसे कोर्ट में एक सबूत के तौर पे लगाया है, तो आप साथ में एक सर्टिफिकेट लगाओगे कि इसकी पूरी चैट मेरे जो ओरिजिनल डिवाइस है उसमें है। अगर आपकी चैट डिलीट हो गई है तो इसकी स्क्रीनशॉट की इतनी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। नहीं, क्योंकि बनाया जा सकता है ना, वो तो बनाया जा सकता है, उसे क्रिएट किया जा सकता है, तो वो भी एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है। ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बहुत वैल्यू है व्हाट्सएप चैट की, जिसका बैकअप लोगों को लेकर रखना चाहिए। बिल्कुल। बैकअप लेके रखती है, उनको पता नहीं कि अगर एक बार उनका फोन गुम हो जाए तो उनकी सारी चीजों का क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। व्हाट्सएप चैट की इतनी वैल्यू है कि मैं आपको एक अपना एक केस बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, कि उसने क्या किया, उसने एक शादीशुदा महिला को परेशान करता था। उसकी पहले उससे रिलेशन रहा होगा, लेकिन जब उसकी शादी होगी उसके बावजूद भी उसको परेशान करता था। और परेशान उसने इतना किया कि उसके पति को मैसेज भेजने लगा कि जो है आप जानते नहीं हो इस लड़की के बारे में। और थोड़ा समय बीता, जब उस लड़की ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, एक जो है पिस्टल ली और अपने आप को शूट डाउन कर दिया, और एक जो है लेटर लिख के चला गया कि इस लड़की ने मुझे फंसाया है, इसने मुझसे पैसे ऐंठे हैं, ये सारी चीज़ें, और मेरे सुसाइड के लिए ये लड़की जिम्मेदार है। और उस लड़की पे जो है अबेटमेंट टू सुसाइड उसका केस हो जाता है कि सुसाइड के लिए उकसाया गया है। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके, क्योंकि एक प्रिजम्पशन होता है कि कोर्ट दैट ट्रुथ सिंस ऑन दी लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, तो कोर्ट उस पर वेटेज देता है। लेकिन जैसे ही हमने वो व्हाट्सएप चैट्स दिखाया जो हस्बैंड के साथ था, कि जो बार बार उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था, तो कोर्ट ने उसे कंसिडर किया और केवल उसी ग्राउंड पे उसे एंटिसिपेटरी बेल दी। ओके। तो ये सारी, और वो चैट कब की थी, लगभग 8-9 साल पुरानी थी, लेकिन उसने संभाल के रखी हुई थी।
अगर बाई चांस वो चैट नहीं होती तो ये चीज़ उसका इनोसेंस प्रूव करना कोर्ट के अंदर बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, उसने गोली क्यों मारी अपने आप को? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओके कि मुझे जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रही है। ओके, जिसकी शादी हो चुकी है। हाँ, जिसकी शादी हो चुकी है और इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। क्या हो रहा है? कैसे कैसे केस आते होंगे जो कि सॉल्व ही नहीं होते होंगे कई सारे तो। बहुत केसेस होते हैं ऐसे, बहुत सारे केसेस हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि 1 करोड़ केस तो कई आपके सामने, मैं एक केस की चर्चा करता हूँ आपके साथ। एक बार हमने एक केस डील किया जहाँ पे एक मैट्रिमोनियल इशू था, और पता नहीं वो कितना सच था उस केस में, क्योंकि मैंने ज़्यादा आगे उसे कैरी किया नहीं। उसमें एक महिला थी, उसके ऊपर उसके ससुराल वाले कुछ अत्याचार कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे, और काफ़ी क्वालिफाइड महिला थी, ऐसी नहीं थी, MBA थी और काफ़ी क्वालिफाइड थी, वर्किंग थी। और जब मैंने उनसे ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि मेरे एक जेठ थे, भाई के बड़े, वो पति के बड़े भाई, उनका जो है डेथ हो गया था बहुत साल पहले, लेकिन अभी भी वो मुझसे मिलने आते हैं। मैंने कहा कैसे मिलने आते हैं? बोले नहीं, वो आते हैं, जब ये चले जाते हैं तो मुझसे मिलने आते हैं। मैंने कहा भूत मिलने आता है आपसे क्या? बोले हाँ मिलने आते हैं। मैंने कहा ये कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे? घर में कैमरे लगाओ। मैंने कहा तो आपके पास कुछ प्रूफ है? बोली नहीं मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। एंड शी वाज अ मदर, बच्चा भी था उनके पास। उन्हें हाथ पे निशान भी दिखाए कुछ अपने, देखो मुझे यहाँ से पकड़ा था, निशान भी थे। हाँ। लेकिन फिर मैंने उस केस को आगे ज़्यादा कैरी नहीं किया, बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड इन सम अदर थिंग्स। लेकिन ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलते हैं कई बार, दैट दोज केसेस विच आर बियॉन्ड लाइक लॉजिकल सेंस। तो वो तो मतलब बेवकूफ़ी वाला केस ही था ना, या कुछ था उसमें? गॉड नोज। अच्छा। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट। एंड अब लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब कई लोग साथ में हरासमेंट होती है, लेकिन वो ये सोच करके लीगल एक्शन नहीं लेते हैं कि अगर मैं ये चीज़ पब्लिकली शेयर करता हूँ या फिर मेरी बात फैलती है तो मेरी कितनी और ज़्यादा इंसल्ट होगी। तो इस वजह से वो चीज़ों को सहते रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोनों ही केस में कई बार बहुत होती है, हमको पता भी नहीं होती। तो ऐसे केस में आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किसी के साथ में कुछ भी होता है तो उस चीज़ को दबाए ना, उसको बाहर निकाले? ये कैसे, ये कहाँ से आएगी चीज़? देखिए, आई जस्ट वांट टू से दिस, इफ़ यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स यू आर बाउंड टू सफ़र। अधिकारों पे अगर आप सोगे तो आप सफ़र करोगे ही करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है और आप चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हो, एक प्रिंसिपल आता है इसमें, बॉइलिंग फ्रॉग प्रिंसिपल। हाँ। इसमें होता क्या है कि एक बार अगर आप किसी मेंढक को अगर एक किसी पानी में रख दो और पानी को धीरे धीरे उबालना शुरू करो, तो वो मेंढक अपना टेम्परेचर उस पानी के हिसाब से जो है बैलेंस करना शुरू कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उस पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो जो फ्रॉग है उसे बियर नहीं कर पाएगा और ख़त्म हो जाएगा, उछल नहीं पाएगा, वो ताकत ही खत्म हो गई। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, नाउ इट्स इनफ। और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको गाइडेंस लेनी चाहिए प्रॉपर। और गाइडेंस, मान लीजिए आप किसी जाल में फंसे हुए हो, आपको कौन निकाल सकता है जो उस जाल से बाहर है? आप खुद कितना भी प्रयास कर लो, जाल से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए वहाँ पे, और ये शेयर करना चाहिए। तभी आज हम देखते हैं आज के युवाओं का सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हार्ट रिवील कर पाएँ, जिससे बात कर पाएँ। और कई बार सिचुएशन लोग होता है, नहीं अगर लीगल की बात करें कि मैं क्या करूं, लॉयर्स के पास जाऊं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत फीस है इनका, तो ऐसा सिचुएशन होता है। अगर कई बार आप लॉयर को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो लीगल एड एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे इफ़ यू आर हेलिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, वीकर सेक्शन, तो आप वहां से मुफ्त में जो कानूनी सहायता है वो ले सकते हो। और कई ऐसी NGOs हैं, हम भी लोग ऐसा काम करते हैं, जहाँ पे जो जितना भी ऐसा वर्ग है जो जितनी भी कानूनी जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता आर्थिक रूप से, हम उनकी मदद करते हैं। कई बार हमने ऐसे केसेस किए हैं वेयर वी हैव पेड आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ पे लोग जो हैं एकदम वेल ऑफ होते हैं वहाँ हम छोड़ते नहीं हैं उन्हें। ओके ओके, ठीक है। कितनों को सज़ा दिलवाई है? अच्छा, किसी को फांसी की सज़ा दिलवाई है आपने? फांसी की सज़ा जो है अभी के केसेस चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग। उस लेवल का केस शायद अभी नहीं, अभी चल रहे हैं। वी आर डीलिंग मल्टीपल मर्डर केसेस,
उम्र कैद दिलवाई है? उम्र कैद दिलवाई है सही में, क्योंकि डेथ पेनल्टी देखिए आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होती है। एक बच्चन सिंह जजमेंट है जहाँ पे बोला गया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी होगी। उम्र कैद तो बहुतों में दिलवाई है, लेकिन जब आप कंप्लेनेंट के बिहाफ पे खड़े होते हो तब ये सारी चीज़ें आप करते हो। ऑल्दो इट्स द जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनेंट असिस्ट करता है। इन कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमने ऐसे केसेस भी किए हैं जहाँ पे आजीवन कारावास हुआ है जिस व्यक्ति ने अपराध किया था। लेकिन जो डेथ पेनल्टी है दैट कम्स अंडर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ओके, तो अच्छा, आप इसी सज़ा उनको दिलवाते हो तो कभी आपके पास में सेफ्टी का इशू नहीं आया कि कोई आप पर ही भड़का हो तो आप पर ही कुछ? लॉयर के साथ देखिए, अगर इतना सोचेंगे तो वकालत नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता होगा ना, मतलब हाँ देखिए, एक लॉयर प्रोटेक्शन या एडवोकेट प्रोटेक्शन ये बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई व्यक्ति न्याय के लिए लड़ रहा है, ये लॉयर्स भी बहुत बार रेज करते हैं कि एडवोकेट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोई एक्ट आना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। उसके सरकार से कई बार बोला भी है, लेकिन सरकार देखते हैं उस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये जो सिचुएशन आती है कि इस भय से कि अगर हम ये केस लड़ेंगे, वी आर डीलिंग मल्टीपल केसेस, वी आर डीलिंग विद मर्डर एक्यूज्ड एंड रेप एक्यूज्ड, तो उस सिचुएशन में अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि नहीं अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मेरा क्या होगा, तो आप नहीं कर पाओगे आगे काम। वैसे भी जो बचाने और मारने वाला है वो ऊपर बैठा है, आप अपना काम करो। क्या बात है ना। ओके, कृष्ण जी को बहुत मानते हैं आप, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के बताए गए रास्ते पे आप चलते हो। तिलक भी आप लगा कर रखते हो, बहुत सुंदर लगता है आप पर। डेली आप लगाते हो ये? हाँ डेली। इस्कॉन से आप जुड़े हो इसलिए? हाँ। ओके, इसका कुछ साइंस? इसका देखिए चंदन है, गोपी चंदन है। जब आप इसको लगाते हो तो ये ऊर्ध्व तिलक होता है, वैष्णव तिलक होता है ये। और जैसे आजकल की जनरेशन टैटू लगाती है, जैसे आप किसी को बहुत प्रेम करते हो तो आप टैटू लगा के ये एक्सप्रेस करते हो कि देखिए मैं इस व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन जब आप भगवान को प्रेम करते हो तो आप उनको चरणों को अपने मस्तक पे धारण करके घूमते हो। तो भगवान के चरण होते हैं जिन्हें हम मस्तक पे धारण करते हैं, और एक जो नीचे पत्ती होती है, तुलसी होती हैं जो भगवान के चरणों पे चढ़ाई जाती हैं, तो उसको ही रिजेंबल करता है। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, प्रेम है, तो उसके चरणों को लगाना ठीक है। क्या बात, टैटू से बेटर है। हाँ। क्या बात है। सो सर, आपने मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए एंड काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, कई सारे एडवाइस आपने दी लोगों को, यूथ को। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। एंड अगर इसमें कुछ हमने उटपटांग बोल दिया और कुछ इशू हो गया तो मेरे को डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हो। आप लड़ लोगे हमारा केस तो। एंड यू हैव अ राइट टू स्पीच। हाँ या। ओके, सो दोस्तों, इस डीपकास्ट के एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।